हाय न्यूटन्स। आज पार्ट 3 ऑफ वर्क बाय एनर्जी में वी आर गोइंग टू स्टडी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी विद द कंजर्वेटिव फोर्स। हम इसकी बात करने वाले हैं और इक्विलिब्रियम की भी बात करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आप उनमें से एक हो तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट है। एंड आप इसको अंत तक देखना विद पेन एंड कॉपी बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक नोट्स। नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं बट आई बिलीव दैट नोट्स स्पेशली फॉर जेई मेन एंड नीट स्टूडेंट्स दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यही नोट्स क्विक रिविजन के काम में आते हैं जब आप एग्जाम की तरफ मूव करते हो बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वॉच रिप्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप नोट्स को क्विकली रिवाइज कर सकते हो एंड देयरफॉर कीप क्रिएटिंग नोट्स। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपी। ओके, तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल। ये जो टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड आई होप अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द सेशन। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो होता क्या है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी एक्चुअली टेक वन एग्जाम्पल एंड फ्रॉम देयर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो लेट्स से एक मैं मास ऑफ एम इसको पिक करते हैं। ये ज़मीन पे रखा हुआ है और इसको हम किसी भी एक पाथ से, लेट्स से कोई एक पाथ है उससे हम एक और जगह पे लेके जाते हैं। वो लेट्स कॉल इट अगेन एम को हमने किसी और जगह पे रख दिया, इस पाथ से लेके गए हैं और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एम जहाँ पे रखा हुआ है और जहाँ लेके गए हैं वो एच है। अब वर्क डन आपने पहले सीख लिया है बिकॉज हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काम यही किया था कि वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय एम जी कितना होता है तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय एम जी होता है फोर्स एम जी, जो फोर्स है, और केवल हम एम की बात करें इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हम उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एम नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो हमने कहा था वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने डिफाइन भी किया था कि अगर वर्क फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस एम जी इंटू क्या आएगा, एच आ जाएगा। एंड एच इज द डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियरली अगर आप लेट से मैं वन पोजीशन की बात करता हूँ और ये है टू पोजीशन, तो आप बोलोगे वर्क डन वन से लेके टू तक, अगर मैं लेके जा रहा हूँ वन से टू तक लेके जा रहा हूँ तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस एम जी एच हो गया। अब इसी चीज को चेंज कर देते हैं। अब टू से वन तो मैं नहीं बोलूंगा, वन डैश पे लेके आते हैं। वन डैश इज द सेम हाइट। सो लेट्स से व्हाट आई डू इज इस मास को हम वापस से किसी और पाथ से इसी पोजीशन पे इसी वर्टिकल हाइट पे लेके आते हैं। यहां लेके आए और इसको हमने बोल दिया वन डैश। ओके, यहां लेके आए तो सपोज इसको अब हमने दूसरे पाथ से लेके यहां तक हम लेके आए और अब इस जगह को भी हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया वन डैश। ये किस जगह पे है, ये सेम वर्टिकल हाइट पे है। और हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, टू से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज द पोजीशन जो जहां पे हम लेके गए थे। तो वन से टू लेके गए, अब टू से हम वन डैश लेके आ रहे हैं। अब वर्क डन बाई एम जी अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाई एम जी कितना होता है तो आप बता सकते हो वर्क डन बाई एम जी। अब इस केस में फ्रॉम टू टू वन डैश सेम पोजिशन पे सेम वर्टिकल हाइट पे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन बाई एम जी आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, आप पहले लेक्चर में बता चुके हो। वर्क डन पहले तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एम जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। एम जी तो हमेशा ही नीचे लगेगा तो एम जी नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। तो आप बोलोगे वर्क डन पहले तो पॉजिटिव है और वर्क डन कितना हो गया, फोर्स विच इज एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही वर्टिकल हाइट है विच इज एच। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज एच एंड देयर फोर वर्क डन इज एम जी एच। ये हो गया टू से वन डैश। अब मान लो मैं आपसे अब पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब है
कि हम जहाँ से शुरू हुए 2 से हम 1 से 2 पे गए और 2 से हम 1 डैश विच इज़ द सेम हाइट हम यहाँ पे आ गए। तो वर्क डन इसके लिए क्या होगा, तो आप देखो, आप सिंपली बोलोगे सर वर्क डन हो जाएगा 1 से 2 का, तो वो हो जाएगा 1 mg 1 से लेके 2 का, प्लस वर्क डन हो जाएगा mg जब ये 2 से 1 डैश जाएगा। तो मैं पूछूंगा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये था -mgh, और जो दूसरा वाला था ये था प्लस mgh, एंड देयरफॉर नेट वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 और 2 से 1 डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्लियरली आप यहां पे देखो कि अगर मैं एक जिस जगह से गया और अगर यहीं 1 पे आ गए तो ये प्योर राउंड ट्रिप हो गया। लेट्स से अगर यहीं पे आ जाता मैं किसी भी पाथ से, तो ये प्योर राउंड ट्रिप हो गया और उसके लिए तो 0 होगा ही होगा। बट अगर किसी भी सेम पोजीशन पे भी आ रहे हो यहाँ पे mg के केस में, तो ये भी आपका क्या दे रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 दे रहा है। एंड आइडियल केस वुड हैव बीन, अगर मैं प्योर राउंड ट्रिप की बात समझाता तो मैं बोलता कि भाई किसी भी पाथ से दूसरे पाथ से आप वापस यहीं पे आ गए, तो आप बोलोगे इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नीचे वर्क डन इज फोर्स इज mg और वर्टिकल हाइट डिस्प्लेसमेंट इज h, एंड देयरफॉर वर्क डन इज mgh। और ये 1 से 2 से अगर 1 पे जाएंगे तो सेम चीज़, 1 से 2 से वापस 1 पे आओगे तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, बिकॉज राउंड ट्रिप पे mg के द्वारा क्लियरली दिख रहा है यहां से वर्क डन इज इक्वल टू 0। नाउ दीज टाइप ऑफ फोर्सेस जिसके लिए एक राउंड ट्रिप मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पे पहुंच गए, अगर वर्क डन 0 होता है तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। विल टॉक अबाउट दैट, उसकी प्रॉपर्टीज जस्ट थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो एक ब्लॉक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे फ्रिक्शन है, मान लो इस जमीन पे फ्रिक्शन है और एक ब्लॉक ये 1 पे रखा हुआ है, 1 पोजीशन पे रखा हुआ है, और इससे आप 2 पोजीशन पे लेके जाते हो, आप एक और पोजीशन पे लेके जाते हो 2 पोजीशन पे, और यहां पे फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक और ग्राउंड, इसके बीच में फ्रिक्शन लगता है और इसको रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। और फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर mg, और इसलिए आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया वो होता है म्यू एन, यहाँ काइनेटिक लगेगा म्यू एन, और ये हो गया म्यू इंटू mg। ये पहली चीज़ आपने लिख के रख ली। अब ये मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक s, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा माइनस, क्योंकि फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एस, यही आ जाएगा। अब ये हो गया कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक जब हम जा रहे हैं तब की बात है। अब मान लो 2 से 1 तक वापस आते हैं, 2 से 1 तक वापस आते हैं, अब क्या होगा, अब देखो अगर मैं 2 से 1 तक वापस आ रहा हूं, इसी को एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो 2 से 1 तक वापस आते हैं, आ रहा है ना समझ सबको, पेन कॉपी लेके बैठे हो ना सब। तो 2 है, 2 से अब इधर मूव कर रहे हैं लेफ्ट की ओर, और फिर हम कहाँ आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, अपने पहले पोजीशन पे आ रहे हैं, और अभी भी फ्रिक्शन ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं। अभी फ्रिक्शन किधर लगेगा, अभी फ्रिक्शन आप बोलोगे सर अब वेलोसिटी लेफ्ट की ओर है, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर हो रहा है, जिधर मूव करेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी भी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज 180 डिग्री, विच मीन्स फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, देखो
तो यस नो जल्दी से बताओ, लग रहा है ना फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिखूं यहां पे। तो आप बोलोगे सर चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क डन, और अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क डन। तो नेगेटिव एफ इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी, फ्रिक्शन की वैल्यू तो यही थी, एंड इंटू एस, ये आ जाएगा। ये कहां से कहां तक, 2 से 1 तक। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 से वापस 1 पे आते वक्त वर्क डन कितना हुआ, तो आप बोलोगे वर्क डन, नेट वर्क डन यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 1 to 2 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 to 1, और ये कितना है, माइनस म्यू एम जी एस, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी एस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू एम जी एस। तो भाई फ्रिक्शन के द्वारा तो वर्क डन जीरो नहीं हुआ। अगर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है। और ये वर्क डन कहां कहां जाएगा, भाई ये तो वेलोसिटी को कम करता है ना फ्रिक्शन, यहां पे इस केस में, तो ये वर्क डन कहां जा रहा है, तो दिस वर्क डन एक्चुअली गोज इनटू रिलीजिंग द एनर्जी। जब भी एक ऑब्जेक्ट जमीन पे रगड़ाता है, या फिर आप देखोगे कई कई बार बाइक का स्टैंड गिर गया तो आग निकलने लग जाता है रोड पे, अगर वो रोड से टकरा रहा होता है व्हेन इट इज मूविंग अहेड। क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से दैट एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो ये जो एनर्जी है ये सराउंडिंग को लॉस्ट हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज डिसिपेटिव फोर्सेज, जो एनर्जी डिसिपेट कर देता है, लूज करा देता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट, और ये भी देखो क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर टोटल पाथ की लेंथ यहां से जाते वक्त और वापस आते वक्त 2s है, तो ये देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, माइनस म्यू एम जी, ये फोर्स हो गया, इंटू 2 इंटू एस, और 2s क्या हो गया, पाथ की लेंथ हो गई। तो ये पाथ के लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो क्लियरली नाउ व्हाट वी विल डू इज विल एक्चुअली टॉक अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहां लिख लेते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सो वर्क डन, ये है प्रॉपर्टी ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले क्या हो जाएगा, वर्क डन, हम लिख सकते हैं पहला प्रॉपर्टी हो गया वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, इन अ, और इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको एक नोट बनाने के लिए हो जाए, इन अ राउंड ट्रिप क्या होगा, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। और ये इसका मतलब क्या हो गया भैया, अगर गोल गोल घूम के वहीं आ गया, किसी भी पाथ से वापस आ गया, तो ये तो 0 होगा। सो ये यहां पे क्या होगा, वर्क डन इज नॉट 0। सो यहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज, आप पूरा पूरा लिख लेना, इज नॉट 0। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट 0 फॉर अ राउंड ट्रिप। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है इसी से रिलेटेड, भाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो गए, पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है किस पाथ से आप लेके जा रहे हो, आप ए से बी लेके जाओ, बी से सी लेके जाओ, सी से वापस ए पे आ जाओगे, तो इट इज अ राउंड ट्रिप, एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बट नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा अभी आपने वर्क डन क्या देखा, इट इज पाथ डिपेंडेंट, सो इट इज पाथ डिपेंडेंट, लिख देते हैं। नाउ थर्ड, भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक्चुअली इट इज अ रिवर्सिबल वर्क डन। मतलब क्या हो गया कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी
अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज रिवर्सिबल। इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो इट इज रिवर्सिबल, वेयर एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज नॉट रिवर्सिबल। मतलब यहां पे एक बार एनर्जी लॉस हो गया हीट और लाइट के फॉर्म में, ये वापस आप नहीं लेके आ सकते हो सिस्टम में कभी। नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन अगर हो गया तो आप सिस्टम में एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते हो, आपका एनर्जी तो चला गया बाहर। तो रिवर्सिबल का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो एंड वापस से वो एनर्जी ले आओगे इफ इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। जैसे अगर एक पेंडुलम है, इसको लीव किया तो यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगा। और ये क्या है, रिवर्सिबल। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस रिवर्स कर रहा है एक दूसरे को, और वापस से आप काइनेटिक से पोटेंशियल में वापस आ जाता है। वेयर एज जब आप फ्रिक्शन काम करता है तो फ्रिक्शन में हीट और लाइट बाहर निकल गया तो कभी रिवर्सिबल नहीं होगा। एंड चूंकि ये पाथ पे है तो हम केवल और केवल बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट depends upon initial and final position। और ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं है, तो it actually depends on the path, it depends on the path। so फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये चार प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कंजर्वेटिव, बार बार मैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा हूँ, बट कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ही होता है ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलो ये तो हम कहेंगे 2 और 4 चलो एक ही बात हो गई, इसका एक और पॉइंट लिख देते हैं, ये है कि फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज एसोसिएटेड विथ अ पोटेंशियल एनर्जी सच दैट, मैं ये लिख सकता हूं और यहां पे सो मैं इसको स्टेटमेंट को एक्सपैंड कर देता हूं और लिख देता हूं यहां पे कि फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स there is an associated potential energy। PE is potential, physical education में सोच लेना, PE is potential energy। so for every conservative force, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा होगा, तो mg जो है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैंने दिखाया भी आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। सो फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं बात करूं तो उससे एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक एसोसिएटेड एनर्जी है। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स के लिए एसोसिएटेड एनर्जी is spring energy, and for every conservative force there will be an associated energy such that work done by the conservative force will be equal to negative change in the potential, ट्रायंगल बन जाओ भाई अच्छे से, सो नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक यहां पे फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पोटेंशियल, इट इज not associated with potential energy। ठीक है, सो फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, देयर इज एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसी की चर्चा करेंगे एक थोड़े से ब्रेक के बाद। तो एक क्विकली रिवाइज करें तो हमने क्या बोला कि भाई एक एग्जाम्पल लिया, mg का एग्जाम्पल लिया और हमने उसको गोल गोल घुमाया। अगर सेम लेवल पे भी आ जाता है तो आपने देखा वर्क डन तो जीरो हो जाता है। राउंड ट्रिप क्या होता है, जहां से चले वहीं पे आ गए, तो वो अगर आप करोगे तो इस केस में 1 से 2, 2 से 1 अगर हम जाते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई mg इज जीरो। वेरएज अगर यही फ्रिक्शन होता तो वर्क डन जो है जीरो नहीं हो रहा था, यहाँ पे पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आप देखो क्लियरली जिधर गए और वापस आए तो इट इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन दी पाथ। और पाथ डिपेंडेंसी का मतलब है यहाँ पे देखो 2s लेंथ थी पाथ की,
तो 2s आ गया इक्वेशन में क्लियरली, एंड देयरफॉर इट इज पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, उसमें बीच में किस तरीके से लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट इसमें किस तरीके से लेके जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, कि एस अगर आप पाथ से लेके जा रहे हो वापस लेके आ रहे हो तो इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द पाथ। नाउ तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, फिर चार एग्जाम्पल भी देख लिया, और हमने ये भी बोल दिया कि कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा एक एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है विच इज माइनस डेल्टा यू। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली फिफ्थ पॉइंट की विच इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब थोड़ी देर में पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो चलो अब एक सवाल करते हैं। सवाल दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ रीजन जो कि दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू के एक्स, और इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन एक रीजन में मूव कर रहा है वेयर फोर्स इज गिवन टू यू एज के एक्स एंड फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दी वाई एक्सिस। एंड ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हो आप वापस ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, एंड देन इस वीडियो को वापस से देख लेना। वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अ स्क्वायर लूप। तो दिया हुआ है क्या कि भाई एक स्क्वायर लूप है, इलेक्ट्रॉन उस पर मूव कर रहा है। तो पहले हम वो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन एक स्क्वायर लूप है, मान लो लेंथ एल है, यहाँ दिया हुआ है लेंथ एल, इस पे मूव कर रहा है। तो ये हो गया एक साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एल लेंथ ये है, एल लेंथ ये है, एल लेंथ ये है, और ये भी एल लेंथ है, तो स्क्वायर हो गया और इस पे मूव कर रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, ओके। तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है और वाई एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू होगी, फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगी, मान लो अगर ये L/10 है तो KL/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू L/2 पे बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी व्हेन इट इज एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट विल बी इक्वल टू K इंटू एल। सिमिलरली इस पूरे लाइन पे इस साइड पे इट विल बी KL, और यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे KL ही होगा, और इट विल कीप रिड्यूसिंग, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और इस लाइन पे फोर्स कितना हो जाएगा, सो लेट्स से अगर ये है O, या इसको ले लेते हैं ABCD, ABC और D, तो DA लाइन पे इट विल बी इक्वल टू, DA लाइन पे कितना हो जाएगा, DA लाइन पे इट विल बी इक्वल टू जीरो। KL इस लाइन पे चेंज हो रहा है, इट इज एक्चुअली द फोर्स इज चेंजिंग, यहाँ पे मिनिमम है A पे और B पे मैक्सिमम है, और CD लाइन पे भी फोर्स क्या है, फोर्स इज चेंजिंग, C पे मैक्सिमम और D पे मिनिमम हो जाएगा, और CB लाइन पे क्या हो जाएगा, इट इज कांस्टेंट। तो दो सवाल है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, और उसका इसी से आंसर आ जाएगा कि भाई नेटवर्क डन निकाल लो लॉन्ग द क्लोज्ड पाथ, और अगर क्लोज पाथ पे नेटवर्क डन जीरो होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। यही तो अभी सीखा है हमने कि भाई राउंड ट्रिप निकाल लेंगे और उस पर अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो इट इज कंजर्वेटिव, नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। तो कर लेते हैं भाई, यहां से ए से लेके बी तक जाने के लिए क्या दिया हुआ है, के एक्स और के एक्स डी एल डी वाई, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस फोर्स इज चेंजिंग ऑल द टाइम, तो वर्क डन अगर मुझे इस पाथ पे निकालना है तो वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आप देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमने क्या बोला था, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन इन द केस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ए से बी तक अगर मैं ये बोलूंगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी will be equal to जीरो एंड सेम will be equal to work from C to D। भाई ये तो जीरो है, ये तो समझ में आ गया क्यों है, आपको मैंने आंसर भी बता दिया। बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसमें और फोर्स ऊपर की ओर है, एंड देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो ये सबको समझ में आता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। तो ए बी और सी डी पाथ पे तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं बी सी पाथ पे, तो बी पे फोर्स कितना है, फोर्स एट बी इज इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, ये के एल, और ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस पे ही है,
और यहाँ पे अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इसकी लेंथ एल है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन along BC path is equal to पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू KL, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे तो हर जगह पे वैल्यू सेम है, तो हर जगह पे वैल्यू सेम का मतलब है कांस्टेंट फोर्स है, सो KL इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया L, एंड देयरफॉर कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, इट इज सिंपली KL स्क्वायर हो जाएगा। और अब लास्ट वर्क डन अलोंग D2A, ये कितना हो जाएगा, यहां पे फोर्स ही जीरो है, तो जीरो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट L एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, जल्दी से बता दो चैट में कितने लोगों ने सही किया इसको, वर्क डन फ्रॉम C टू D एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू A, यही हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, B से C तक हो गया K इंटू एल स्क्वायर, उसके बाद फिर से जीरो हो जाएगा और फिर से ये भी जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू KL स्क्वायर। सो वर्क डन इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू KL स्क्वायर, तो ये तो हमारा आ गया। सो दिस सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेटेड, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू KL स्क्वायर, ये दिया हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली पाथ हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया इसको, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो क्या हो जाता भाई, यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज हो जाता, फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये माइनस KL स्क्वायर हो जाता, तो ये आ गया। अब इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव, आपके पास आंसर खुद ही है कि अगर क्लोज्ड पाथ में A से B तक गए हम, A से B मतलब ये पूरे पाथ के लिए, इस पूरे पाथ के लिए, इस यहां से यहां तक वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर इस क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है तो सवाल बता दो, सवाल तो आपके सामने है, आंसर आप बता दो, आंसर कितना होगा, इज फोर्स कंजर्वेटिव, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, दिस फोर्स जो KX जो y एक्सिस पर लग रहा है ये कंजर्वेटिव नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर इज नो, दिस इज नॉट कंजर्वेटिव। आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस, ओके, तो सबको समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जब क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर इस तरीके के फोर्स के फील्ड से घुमाओगे तो वो एनर्जी अपनी लूज करेगा, और वो लूज करेगा या गेन करेगा, जैसे यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पॉजिटिव वर्क डन है तो एनर्जी गेन करेगा, इसका मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, और यही होता है ना जब साइक्लोट्रॉन से आप इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है ना, तो उसको अभी अभी जो 11th वाले बच्चे अभी दिमाग मत लगाना, बाद में हम बात करेंगे 12th में। नाउ विल टॉक अबाउट, एज वी सेड कि हर एक पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स है, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, हमने यही बात करी है, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, और ये नोट कर लेना, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन क्या होता है, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज एन एसोसिएटेड एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स, दुनिया में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो उसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा, और अभी तक आपने दो तरीके के पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप डिटेल में ग्रेविटी के चैप्टर में भी स्टडी करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा आपने स्टडी किया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, विच इज नथिंग बट स्प्रिंग एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आगे जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टडी करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम उसकी भी बात करेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम स्टडी करेंगे इन आवर 12th। 11th में ये दोनों चीजें हैं आपके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। नाउ दिस इज एसोसिएटेड, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, एसोसिएटेड कैसे है, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव साइन,
नेगेटिव साइन का मतलब है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि भाई इस नेगेटिव साइन का भी कोई मतलब है, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे, इस पूरी चीज को मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, आप इसको बिल्कुल एज ए फैक्ट, मैथमेटिकल वाले लोग जो होंगे, जो मैथ्स वाले लोग होंगे, उसको बोलेंगे सर कैसे लिख रहे हो, बट आपको समझाने के लिए, वर्क डन हमने क्या देखा था, हमने देखा था वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इनटू कुछ, अगर मान लो ये एक्स में है तो डी एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल, एफ सी इंटू डी एक्स इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये सीखा था। और मैं इसको लिख सकता हूं माइनस इंटीग्रल डी यू, क्योंकि चेंज का मतलब क्या है, इंटीग्रल से बाहर आएगा तो चेंज हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल। और इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं ऐसा कुछ कि कंजर्वेटिव फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, अभी हम केवल एक्स के लिए, क्योंकि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेर एज पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड देयरफॉर दोनों का रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है कि हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। एलोंग द एक्स एक्सिस इट विल बी डिफाइंड एज माइनस डी यू बाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो कंजर्वेटिव फोर्स, अभी फिलहाल के लिए हम ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। और सिमिलरली अगर यही कंजर्वेटिव फोर्स y में है, अभी हम ये c सबस्क्रिप्ट को हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी वाई, एंड सेम थिंग एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड। ठीक है। और जब भी ऐसे डिफ्रेंसिएशन करते हो, मान लो x के रेस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको x y z तीनों में दिया हुआ है, तो x में जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको मैं एग्जाम्पल के टर्म्स में भी बताऊंगा, तो उस समय हम y और z को कांस्टेंट मान लेंगे। y के टर्म्स में करोगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, और z के टर्म्स में करोगे तो x और y को हम कांस्टेंट मान लेंगे। सो दिस इज समथिंग यू शुड नोट इट डाउन कि वेन एवर वी डिफ्रेंशिएट, एंड देयरफॉर इसका जो किताबों में लिखा होता है वो ऐसे नहीं लिख के उसको डेल लिखते हैं, बट ठीक है, ये सब चीज़ें हम बाद में भी सीख सकते हैं, डेल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब बाद में सीखेंगे। अभी हम मैथ सीखने नहीं आए, फिजिक्स सीखने आए। तो फिजिक्स में बेसिकली क्या हो गया, अगर सिंपली अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेटिव फोर्स इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी सच दैट कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ डायरेक्शन, अगर एक्स में है तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y में है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, z में है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब अगर ये समझ में आता है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपली लिखता हूं फोर्स, पेन चेंज कर देते हैं ताकि, फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अभी केवल एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है हमेशा इस पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब इस तरीके से एक्ट करता है ये फोर्स, ताकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वापस से रिस्टोर हो जाए या मिनिमम हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने पिछले पार्ट में स्प्रिंग को काफ़ी डिटेल में किया था, उसी से समझते हैं। तो स्प्रिंग में मान लो ये है नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब इसको मैं कंप्रेस करूं या एक्सटेंड कर दूं, तो अभी एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसको मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं, एक्सटेंड करके आगे खींच दिया, तो क्या होगा, यहां पे स्प्रिंग जो है एलोंगेट हो गया। मतलब अगर ये नेचुरल लेंथ था तो नेचुरल लेंथ से आपने इसको x एक्सटेंड कर दिया। अब अगर एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा, ये फोर्स क्या करेगा, यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आपने पढ़ा था, आपने सॉल्व भी किया था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, अगर मैं नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके जाता हूं तो ये होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहां पे स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मैं अगर ये बोलूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। और इनिशियली अगर यहाँ पे जीरो मान लूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट, लेट से ये पोजीशन बी की बात कर लेते हैं, तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा ये माइनस इनिशियल, इनिशियल पे मान लेते हैं जीरो, यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी मान लो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव। अब अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसको वापस वापस ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसको खींचेगा और नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश करेगा। तो नेगेटिव इसलिए होता है बिकॉज दिस फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट इन सच अ वे, conservative force tries to act in such a way so that it minimizes the potential energy or it minimizes the potential energy, मतलब ये डिक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी को, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो आपको ये नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है, नेगेटिव साइन को याद रखना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं बिकॉज वो नेगेटिव साइन को भूल जाते हैं। तो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, और इससे याद रखोगे कि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू मिनिमाइज, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसमें तो इसको कम करने की कोशिश करेगा सच दैट इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ओके, अब अगर यहां तक समझ में आ गया जो कि हमने बात करी कि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, रिलेशन कैसे होता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब अगर ये समझ में आ गया तो विल टॉक अबाउट एनर्जी डायग्राम्स एंड एनर्जी डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आए हुए हैं बोथ नीट और जेई में। तो एनर्जी डायग्राम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी केस की बात करता हूँ, स्प्रिंग की ही बात करता हूँ, तो नेचुरल स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी थी, नेचुरल स्टेट में उसकी एनर्जी जो थी वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दो हमने स्टेट की बात करी है, हमने स्टेट की बात करी है, एक स्टेट की बात करी है नेचुरल, नेचुरल से एक्सटेंडेड और एलोंगेटेड। तो मान लो एक ही में बना देंगे हम अभी यहाँ पे, ये है नेचुरल, और एक स्टेट हो गया जब ये मैक्सिमम अगर ये आगे की ओर मूव करता है कुछ ऐसे, ठीक है, और कुछ पीछे की ओर ये है कंप्रेस स्टेट। तो ये दो स्टेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे मान लो ये मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट है, तो ये मान लेते हैं ये अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लो माइनस ए है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस है, दिज आर दी मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, और यहाँ पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए। इसके बीच में ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है। तो एनर्जी डायग्राम क्या हो गया, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ये सारा का सारा, मतलब आपने अगर इसको वेलोसिटी दे दिया कुछ, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, तो सारा का सारा वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब वेलोसिटी जीरो होती है, यही तभी तो मैक्सिमम आएगा ना। कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब होगा, मैंने वेलोसिटी दे दिया तो कंप्रेस करेगा 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 करेगा, कब तक करेगा, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और कब तक एलोंगेट होगा, अब ये अगर इधर राइट की ओर जाएगा तो यहाँ पे तो रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे नहीं रुक के, हमने स्प्रिंग का भी केस किया था कि अगर मैंने सिंपली हाथ हटा दिया तो अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं रुकता है, वो नीचे जाता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लेंथ पे नहीं रुकेगा, ये आगे जाएगा, और कब तक जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से वापस क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। नाउ इस केस में क्या होगा, इस जगह पे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया इस जगह पे, x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू माइनस ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे भी क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x कितना है, x है, x इज a, तो a लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में इज एन इंटरेस्टिंग केस। तो हमेशा याद रखना, क्या बोला था मैंने अभी, कंजर्वेटिव फोर्स में देर इज नो लॉस इन एनर्जी, सो देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी।
जब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई बीच वाले स्टेट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इट विल बी, द वैल्यू विल बी समथिंग पोटेंशियल समथिंग काइनेटिक, यही होगा। इसके बीच में भी क्या होगा, समथिंग पोटेंशियल और समथिंग काइनेटिक। और ये आप देखो, अभी हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस स्टेट पे अगर ये आपका फर्स्ट स्टेट है और ये आपका सेकेंड स्टेट है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी स्प्रिंग एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो सकती है, पूरी यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर स्प्रिंग एनर्जी आ जाएगी। तो मैं अगर इसको टोटल एनर्जी के टर्म्स में समझने की कोशिश करूँ तो क्या होगा और कैसे होगा, ये अभी देखते हैं। सो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, ले लेते हैं, इज इक्वल टू, क्या हमने बोला था, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिख देते हैं। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये इसको अभी ऐसे मत लिखो, इसको आप किस टर्म्स में लिखो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। तो हमने कहा दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती हैं बच्चों। यहाँ से सबसे पहले समझ में आता है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। सो जब भी देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जब भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो हमेशा डेल्टा के किसके बराबर होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो के बराबर होगा। मतलब अगर मैं अब इसको ओपन करूं, इस पूरी चीज़ को, मतलब कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, हर समय एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिया विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। एंड दिस इज माय डियर किड्स, न्यूटन्स इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज नोन एज टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मतलब किसी भी केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी का सम, अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी सेम। एंड this actually is a very interesting thing because it leads to lot of problems, मतलब not actual problems, not leads to actual problem, lead to lot of problems in your exams, जो आपको problem देगी, but I'm there to solve it out, okay। तो ये हो गया टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। और इसको अगले पेज में मैं वापस ले जा रहा हूँ, आई होप सबने नोट कर लिया है, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है किसी भी समय दिस इज कांस्टेंट। और अगर मैं स्प्रिंग के लिए अगर मैं ये ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लेते हैं और एक्स के टर्म्स में। तो क्या है, जब एक्स जीरो था, आपने अभी देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो। इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। और अदरवाइज इट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कुछ ऐसे मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ पे। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी इज, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जल्दी से बता दो, ये हो गया मैक्सिमम। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब लेट्स टेक एक पॉइंट ऐसे ले लेते हैं और ये बोलते हैं कि टोटल एनर्जी इतना है। टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज दिस, टोटल एनर्जी, ये लाइन हो गया टोटल एनर्जी का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी जगह पे देखूं, अगर यहां पे देखते हैं, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, दिस पोजीशन एक्स में माइनस ए हो गया एक्सट्रीम, और ये पोजीशन क्या हो गया, एक्स में इट इज इक्वल टू ए। तो एक्स से अगर लेफ्ट जाओगे, इधर की ओर जा रहे हो, तो आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हो,
जैसे कि इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो साइड है दिस इज टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन, और ये वाला साइड क्या बता रहा है, ये एक्स से राइट में जा रहे हो मतलब एलोंगेट कर रहे हो, और दोनों तरफ अगर किसी भी पोजीशन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या हो जाएगा, हर समय वैल्यू तो एनर्जी की कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी की वैल्यू तो इतनी रहेगी, सो दिस इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बचा हुआ जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सो मैं टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे बात करो मुझसे, बताओ मुझे क्या होगा इस जगह पे, तो इस जगह पे पूरा का पूरा टोटल एनर्जी किस फॉर्म में है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे केवल और केवल ये वैल्यू देखो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब इसके बियॉन्ड क्या होगा, क्या कभी ये ग्राफ इसके बियॉन्ड जा सकता है, इस लाइन के बियॉन्ड जा सकता है ग्राफ, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों होगा ऐसा, देखो पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरीके से लिख लेते हैं हम इसको, काइनेटिक एनर्जी को हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी है जो कांस्टेंट है हमेशा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होगा तो E विल बी इक्वल टू यू, मतलब यहां पे देखो E इज इक्वल टू यू, इन दोनों पोजिशंस पे हो गया व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो। सो करते जाते हैं, पहला केस व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो दिस मीन्स दैट E इज इक्वल टू यू, और इस पोजीशन को मार्क कर देते हैं, मान लो रेड से मार्क कर देता हूं मैं, ये हो गया ए नहीं करते, स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, तो ये क्या हो गया, एट ए एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यही है। नाउ सेकेंड केस, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहां पे मतलब अगर यहां पे आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो E के बराबर होगी, है ना यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज E, और यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हो गई वो ऐसी हो जाएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, और बिल्कुल इसका रिवर्स होगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर होना है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना है, एंड देयरफॉर दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं, इस तरीके से मिरर इमेज की तरह, ऑलमोस्ट नॉट अ मिरर इमेज बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट, सच दैट इन दोनों की जो सम है विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। नाउ थर्ड पॉइंट, इन बिटवीन, अब काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इसका मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट इज E माइनस यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं पहला और दूसरा हटा दूं तो इसका मतलब है एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसके बियॉन्ड देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके बियॉन्ड, पोटेंशियल यहाँ पे अगर मैं कुछ इसके बियॉन्ड बोलता हूँ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोशन विल सीज टू एग्जिस्ट, दिस विल बी द एंडिंग पॉइंट, बिकॉज इसके बियॉन्ड ऐसा नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी चूंकि नेगेटिव नहीं होगा तो दीज आर दी एंड पॉइंट्स, ए वाला जो पॉइंट है दीज आर दी एंड पॉइंट जहां पे मोशन सीज टू एग्जिस्ट, फिर वो वापस आएगा, फिर मोशन होगा, फिर वो वापस आएगा, फिर मोशन होगा। सो बेसिकली स्प्रिंग के केस में इट्स अ पीरियोडिक मोशन, क्लियरली आगे हम एसएचएम भी पढ़ेंगे तो उसमें एसएचएम की बात करेंगे, बट पीरियोडिक मोशन का मतलब है ये गया आगे, वापस आएगा अपने मीन पोजीशन पे, फिर वापस कंप्रेस होगा,
फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर एक्सटेंड करेगा। तो इस तरीके से इट विल मूव इन अ पीरियोडिक वे बिटवीन टू एंड पॉइंट्स विच इज -a एंड a पॉइंट। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई हो कि इस तरीके से ये ग्राफ दिखेगा, ये काइनेटिक एनर्जी का और ये पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। एंड यहीं से हम इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे बच्चों। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चंस को तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बट दिस इज प्योर थियोरिटिकल। अगर आप ऐसे मान लो कि दिस इज अ प्योर थियोरिटिकल लेक्चर, जहाँ पे हमने क्या बात करी, हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी है। हमने बात करी है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हमने बात करी कैसे वो टोटल एनर्जी से रिलेटेड है, और फिर टोटल एनर्जी कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बटा हुआ है और किस तरीके का ग्राफ दिखेगा। तो क्विकली एक ग्राफ देखते हैं और मुझे बताओ, अगर मैं ये ग्राफ्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा हुआ है कि फोर्स एट ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो हर पॉइंट पे देख लेते हैं ना। तो अभी हमने क्या बोला, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये पार्ट ऑफ थ्योरी में ही आप नोट कर लेना। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम स्लोप देखेंगे, बिकॉज क्लियरली एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब है जो फोर्स है, फोर्स इज नेगेटिव स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। मतलब इसमें जो भी स्लोप है उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैं बोल सकता हूँ स्लोप जो है पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप है। एक मिनट, यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, भाई पॉजिटिव कहाँ से हो गया, फोर्स पॉजिटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। कैसे देखते हैं, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव कैसे देखते हैं, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो स्लोप इज नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स एट ए इज पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव स्लोप इज फोर्स, यही हम बात कर रहे हैं। सो फोर्स एट ए इज पॉजिटिव, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। अब बी पे देख लेते हैं, बी पे क्या होगा, बी पे यहाँ पे स्लोप जो है ये एक्यूट एंगल बना रहा है, या यहाँ पे देख लो तो ये क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो स्लोप यहाँ मैं बोल सकता हूँ स्लोप एट बी इज पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, फोर्स एट बी इज नेगेटिव, फोर्स एट बी इज नेगेटिव। और अगर सी है, अगर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ दूँ तो फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, फोर्स एट ए और सॉरी फोर्स एट सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्लोप यहाँ पे जीरो। स्लोप अगर आप देखोगे तो दिस स्लोप इज हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। एट देयरफॉर स्लोप का मतलब क्या होता है, टैन थीटा, और टैन क्या है, क्योंकि यहाँ पे टैन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, एंड देयरफॉर स्लोप फोर्स इज जीरो। तो फोर्स एट ए इज पॉजिटिव, दो एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव देख लो कौन सा है, बी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आ जाएगा बी। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा फोर्स और यहाँ पे फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया ये वाली चीज़। तो कैसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रिलेटेड है ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है, बिकॉज फोर्स एट बी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाए, यहाँ पे सी पे जीरो है, तो फोर्स एट सी इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स एट बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली आप इस ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस ग्राफ से यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, एंड वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑल्सो इन अ मीन वाइल। ठीक है, अभी हम इक्विलिब्रियम की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे क्विकली। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक नया पेज ले लेते हैं एंड विल टॉक अबाउट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से थम्स अप दे दो जल्दी से। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक लेक्चर, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, बट पीपल बिकॉज वो बहुत लास्ट में कवर करते हैं तो जल्दी कवर कर लेते हैं या तो टीचर्स, या बिकॉज मोस्टली वन शॉट में कवर्ड है, या फिर इसको स्किप कर देते हैं। और आप भी स्किप कर देते हो बिकॉज आप लास्ट तक कहाँ जाते हो यूट्यूब पे। तो नाउ
हम बात करेंगे अभी हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल और आज हम इसी की बात करेंगे, और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम रोटेशनल। अभी चूंकि हमने रोटेशन की बात नहीं करी है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हम बात नहीं करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है जब सारा का सारा फोर्स जीरो होता है, मतलब नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और रोटेशनल होता है जब नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। इसकी चर्चा हम लेटर, दिस इज लेटर, ओके। एंड आज हियर एंड नाउ में हम यही बात करेंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो होता है ये कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा। तो अभी आपने देखा एक पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में क्या देखा आपने, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में देखा इस तरीके का ग्राफ। मान लो अगर हम मान लो ऐसे मान लेते हैं, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कहाँ कहाँ पे फोर्सेस जीरो है। सिंपली आप देखोगे यहाँ पे फोर्स जीरो है, इस जगह पे फोर्स जीरो है क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स जीरो है। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी फोर्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी फोर्स इक्वल टू जीरो है, और यहाँ भी फोर्स इक्वल टू जीरो है। तो ये क्लियर है कि ये जो पोजीशंस हैं, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो चारों के चारों पोजीशन है x1, x2, x3 एंड x4, ऑल फोर पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ओके। अब इंटरेस्टिंगली देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कटोरी ले लो, ठीक है, और उसमें कंचा डाल दो। ये कंचा डालोगे तो क्या होगा, ये कंचा जो है, और मान लेते हैं ये कटोरी ऐसे रखा हुआ है, तो दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कंचा क्या करेगा, कंचा किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, ऐसा ही होगा। अब इस कंचे का पोजीशन बदल देते हैं, इस कंचे को यहां से उठा के, कंचा इज एनी मार्बल, राइट। सो अगर मैं इस कंचे को उल्टे साइड पे रख देता हूं, इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, बट फोर्स जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि यही फोर्स इधर की ओर लेके जा रहा है इसको। यहां पे क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे x तो क्या है, इस पोजीशन पे अगर देखें तो x पॉजिटिव है यहां पे, लेकिन फोर्स किधर की ओर लग रहा है, फोर्स नेगेटिव लग रहा है, फोर्स इज नेगेटिव। तो आप देखो कि ये क्या हो रहा है, यहां पे ये वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे फोर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा है। यहां पे क्या है, जीरो है फोर्स, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स। तो फोर्स तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सो क्लियरली ये जो पोजीशन है, इस तरीके के कटोरे में अगर आप कंचा रखते हो या मार्बल रखते हो इन द बाउल, तो क्या करेगा, इस जगह से वापस इधर आएगा, फिर इधर से वापस इधर आएगा, एंड क्लियरली नेगेटिव फोर्स, और एक यहाँ पे क्या है, फोर्स, यहाँ पे फोर्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे फोर्स इज नेगेटिव, ऐसा ही है कुछ, परफेक्ट। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यही कटोरे को उल्टा रख देते हैं, दिस हेमिस्फेरिकल बाउल इफ आई रिवर्स एंड पुट इट लाइक दिस। मान लो ये हेमिस्फेरिकल बाउल को ऐसे रख देता हूं मैं, उल्टा करके। अब कंचे को इस पे यहां रखते हैं, इधर से अगर मैं इधर लेके जाऊंगा क्या होगा, आप देखो x इज इक्वल टू, यहां पे भी जीरो है, लेकिन अगर नेगेटिव, यहां पे x नेगेटिव है, तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है क्योंकि यह भी कंचे को नीचे ही लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो फोर्स इज ऑल्सो नेगेटिव। मतलब फोर्स अपने आप ऊपर तो लगेगा नहीं। यहाँ पे क्यों फोर्स लग रहा था, क्योंकि mg नीचे था, उसका कॉम्पोनेंट इधर लगेगा विच इज mg कुछ साइन थीटा, और वो किधर की ओर है, विच इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, यहाँ पे कंचे को रखेंगे तो क्या होगा, अगेन x पॉजिटिव, एंड फोर्स भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स भी पॉजिटिव है। तो क्लियरली अब कंचा कभी वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। तो यहां पे तो इक्विलिब्रियम है, और यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, ये वाला पोजीशन, ये भी इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, बट इसमें से द फर्स्ट केस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे आप देखो क्या हो रहा है, स्टेबल में वापस से ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे आ जाता है,
वेयर एज अनस्टेबल में वो एक बार अपनी पोजीशन से मूव कर गया तो वापस अपनी जगह पे नहीं आता है। अब इंटरेस्टिंगली अगर नेगेटिव आपने देखा यहां पे फोर्स नेगेटिव से फोर्स यहां पे क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। वेयर एज यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओगे तो कैसा आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव, तो यहां पे आप देख लो ग्राफ में यहां पे स्लोप इज नेगेटिव, मतलब यहां पे अगर मैं इस साइड देखूं इस x1 के इधर तो फोर्स क्या है स्लोप नेगेटिव, मतलब फोर्स इज पॉजिटिव। और इस साइड पे देखो क्या है स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब फोर्स इज, एक पेन चेंज कर लेते हैं रुको, यहां पे फोर्स इज पॉजिटिव, यहां पे फोर्स इज नेगेटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा फिर से कहीं पे भी देखो तो फोर्स इज इस जगह पे स्लोप नेगेटिव तो फोर्स इज पॉजिटिव। तो आप देखो यहां पे फोर्स पॉजिटिव था, फोर्स पॉजिटिव है, यहां पे फोर्स क्या है नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव फोर्स और यहां पे नेगेटिव फोर्स, मतलब पार्टिकल को इस जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी ग्राफ u और x का इस तरीके का होगा दिस पोजीशन विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या है फोर्स इज नेगेटिव और इस डायरेक्शन में क्या है फोर्स इज पॉजिटिव, तो ऐसे पोजीशन में जब भी एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दिस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। है ना इंटरेस्टिंग, देखो यहां पे ये स्टेबल हो गया ये अनस्टेबल हो गया, दोनों ही इक्विलिब्रियम है। क्यों है, एक तरफ पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव फोर्स है और इधर ऑपोजिट, मतलब दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेयर एज यहां पे x2 पे क्या हो रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश पुल कर रहे हैं एंड देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। अब यहां देख लो थर्ड वाले पे इस जगह पे, तो यहां पे क्या है पॉजिटिव ऐसा, और यहां पे आप देख लो फोर्स क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस पोजीशन अगेन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये पोजीशन भी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, यहां स्टेबल लिख देता हूं। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर है और इसके बाद अगर ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये इस तरीके का नेगेटिव स्लोप, मतलब फोर्स इज पॉजिटिव, ये ऐसा हो गया एंड देयरफॉर दिस इज अनस्टेबल, ये इस तरीके से हो गया। तो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ इज क्लियरली कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। अगर फोर्स दोनों पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप लेफ्ट मूव करते हो या राइट मूव करते हो फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन विच मींस इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है इक्विलिब्रियम से, अगर लेफ्ट जाते हो तो वो अपनी तरफ खींच ले जाता है, राइट जाते हो तो अपनी तरफ खींच ले जाता है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया एंड दैट इज द नेट जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और क्लियरली ये आप लोगों के लिए मैंने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है, आगे भी आप लोगों के लिए स्टोर्ड हो जाएगा। और एक बार और ले लेते हैं हम इसको, ठीक है परफेक्ट। अब लेट मी ऐड अनदर स्क्रीन, लेट मी मूव टू अनदर स्क्रीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब क्लियरली आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी ये होगा, इसमें तो देख के आप बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट इस जगह पे होगा, इसके बियॉन्ड मोशन सीज टू एग्जिस्ट। यहां पे ये काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली दिस ग्राफ हैज टू बी काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, मतलब कौन सा ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होना चाहिए ये वाला, और ये डॉटेड लाइन जो है पोटेंशियल एनर्जी का होना चाहिए। सो क्लियरली दिस D इज द राइट थिंग बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नीचे यहाँ पे जीरो नहीं होगा मीन पोजीशन पे, क्योंकि आप देखो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, इट विल ऑलवेज, पेंडुलम में क्या हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से जो है काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, यहाँ मैक्स है काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन इट, बट ये नोट कर लो फॉर योर होमवर्क, राइट।
अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लास्ट में थ्योरी बच गई है बच्चों, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ और प्लीज़ इसको ढंग से कर लेना। दिस लास्ट थ्योरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मैंने ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे ये स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता करना है, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें फोर्स को ज़ीरो करना है। कि अगर मुझे पता करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो विल फर्स्ट पुट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज स्टेप वन। ओके, और वो कैसे आएगा? वो आएगा अगर आप माइनस फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स जो है इसको ज़ीरो कर दो, या फिर सिंपली डी यू, माइनस प्लस की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली डी यू बाई डी एक्स और सिंपली डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि माइनस करो या प्लस करो फर्क नहीं पड़ता है, जीरो से इक्वेट कर रहे हो, तो डी यू बाई डी एक्स को जीरो कर दो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू इज आप इसका डबल डेरिवेटिव लो, डी यू स्क्वायर। अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो कैसे करोगे? ये करो, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी एक बार और भी समझा देता हूँ ग्राफ दिखा के। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है किस जगह पे? यहां से कुछ वैल्यू आएगी भाई एक्स की, ये एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, मान लो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाता है, तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू डालोगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर ये वैल्यू डालते हो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक और केस है कि अगर भाई ये जीरो ही आ गया, डबल डेरिवेटिव, ये एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट जीरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल आप देखोगे बहुत बार आपने देखा होगा, एक बुक टेबल पे रखा हुआ है, उसको खिसका के दूसरी जगह पे रख दो तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब ना वो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, तो क्लियरली दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है हमेशा, मतलब यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा पोटेंशियल एनर्जी का, एंड देयरफॉर दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तीन केसेस हो गए। और इसको ग्राफ से अगर आप देखोगे, अभी मैंने जस्ट बताया था ग्राफ, आपने काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा कि भाई अगर ये y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है इस टाइप का अपवर्ड पैराबोला का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस तरीके का ग्राफ का। और अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इस तरीके का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो एक अपवर्ड पैराबोला, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, और इसका डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो इसीलिए डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव था, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला है ग्राफ में, ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था, ऐसा बनाया था कुछ। अब आप देखो ये वाला जो रीजन था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना, ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। और अगर अपवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डबल डेरिवेटिव, यू एक्स ग्राफ है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? पॉजिटिव। नाउ ये यहाँ देखो, ये वाला, ये ग्राफ, ये क्या है? डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव। तो इसीलिए ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल था। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिर से अपवर्ड पैराबोला, तो ये क्या हो जाएगा? अगेन ये यही हो जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ कि डी यहाँ पे वापस से अपवर्ड पैराबोला है, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड देयरफॉर बच्चों, इंटरेस्टिंगली अगर ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ऐसा, तो मिनिमा, ग्राफ का जो मिनिमा है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मिनिमा हो गया ऑफ द ग्राफ, और मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आ गया। तो बच्चों आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में और प्रॉब्लम्स तो हम बहुत सारी करेंगे आगे, तो विल डिस्कस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ, ठीक है, यूजिंग ग्राफ यू एक्स ग्राफ के फॉर्म में। बट नीट जेई मेंस तक इतना इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर लो। So this is extremely important. I'm taking the screenshot for this also, and so that I will share the PDF with all of you on the Telegram group. So I hope everyone has enjoyed this.
और मज़ा आया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. ठीक है, चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 एंड वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी खत्म हो गया, अब केवल एक चीज़ बचा है विच इज़ पावर. विल डिस्कस अबाउट पावर एंड देन विल डिस्कस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एंड एनर्जी. वन शॉट में पूरे प्रॉब्लम्स, हर एक टॉपिक को पिक करेंगे और सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, उसमें कोई थ्योरी नहीं करेंगे. थ्योरी के लिए आपको इन वीडियोस को रेफर करना पड़ेगा. ओके.